हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 12th क्लास की इकोनॉमिक्स देख रहे थे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 17 जो था मनी मुद्रा जो था वो हम देख रहे थे। हमने इस चैप्टर में पिछली क्लास में हमने देखा कि मुद्रा किस तरीके से प्रचलन में आई, समय के साथ साथ जो था आविष्कार हुए हैं, जिनमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। मुद्रा से पहले व्यक्ति या जो मनुष्य है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो है उनकी जो कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास जो थे उनके व्यवसाय बोल दो, जो एक सीमित मात्रा में थे, तो उन व्यवसायों को वो चयन करते थे और व्यवसाय करते थे। लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली को वो लोग अपनाते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति जो है वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है। उन समस्याओं को समाधान करने या समाधान बोल दो, उन समस्याओं के कारण ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है मुद्रा प्रचलन में आई थी। और वो सारी समस्याएं हमने पढ़ ली थी, जिसमें दोहरे संयोग की कठिनाइयां, वस्तु के मूल्य मापन की कठिनाइयां, भावी बचत संभव नहीं, अविभाज्य वस्तुओं के विनिमय में कठिनाइयां, उधार के लेखे में कठिनाई, ये समस्याएं थी, ठीक है। फिर मुद्रा का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये जो बता रखा, मुद्रा किससे कहते हैं। तो मुद्रा कहीं ना कहीं प्राचीन समय बता रहे कि कोई भी राजा महाराजा इतिहास में जो राज्य व्यवस्था में अपने जो राज्य उनका होता था उसके भीतर जो भी उनके राज चिन्ह होते थे वो किसी भी सिक्के पे बोल दो, चाहे धातु का बना के उस पर अंकित कर देते थे, वो ही क्या हो जाती थी, मुद्रा हो जाती थी, ठीक है। तो मुद्रा में दो विशेषताएं जो बता रखी है। आज के समय कागजी मुद्रा मतलब सरकार के द्वारा बोल दो कि सरकार के द्वारा जो भी किसी भी मुद्रा, किसी भी, चाहे वो धातु या मान लो या वो सिक्के हो या अपने कागजी मुद्रा चलती है, उसमें सर्वग्राहिकता और वैधानिकता, ये दो गुण विद्यमान हो तो उसे मुद्रा बोल देंगे। और वो वस्तु के खरीदने और बेचने में हम उस मुद्रा का यूज करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर मुद्रा की हमने अलग अलग उनके रिजर्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक माप हमने देखे थे, M1, M2, M3, M4। इनका मतलब क्या है? मुद्रा के कार्य हमने देखे थे। मुद्रा के कार्य जो हम पढ़ने वाले हैं, मुद्रा के चार वैसे कार्य बांट रखे हैं: मुख्य कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। बता दें, इनमें से क्वेश्चन आता है और आपको जो है सबसे पहले तो मेन ये है कि इसमें आपको सबके अंदर ये जो सहायक कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके नाम तो कम से कम याद रहने चाहिए सारे, कि ये हमारे मुख्य कार्य, ये हमारे सहायक कार्य, ये हमारे आकस्मिक कार्य, ये अन्य कार्य। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं, विनिमय, मुद्रा के मुख्य कार्य दो है: विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम क्या है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, इसका मतलब क्या है तो सुनिएगा। विनिमय का माध्यम यानी मुद्रा जो है एक विनिमय के रूप में कार्य करती है। विनिमय मतलब लेन देन में जो है मुद्रा कहीं ना कहीं उपयोगी है। तो यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो इसकी पहचान भी समस्त प्रकार के लेन देनों के माध्यम से ही संपन्न होती है। मतलब जितने भी लेन देन होते हैं मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न होते हैं, क्योंकि मुद्रा में सार्वग्राहिकता का गुण विद्यमान होता है। अगला, मूल्य का मापक। मूल्य का मापक यह है कि किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण, राष्ट्रीय आय की गणना वो मुद्रा मूल्य में ही हो सकती है। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कि मुद्रा के माध्यम से वस्तु के मूल्य का निर्धारण संभव होता है। भाई हमारा रॉ मटेरियल इतना लगा, वेजेज इतनी लगी। वस्तु और सेवाओं के मूल्य मुद्रा के रूप में मापने से उनका विनिमय आसान हो जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना भी सरल हो जाती है। वे विधि, उत्पादन विधि और आय विधि द्वारा देश की राष्ट्रीय आय मुद्रा के रूप में सरलता से ज्ञात की जा सकती है। तो हम आसानी से जो राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। सहायक कार्य कौन कौन से हैं? सहायक कार्य देखो, सहायक कार्य में आपको तीन बता रखे हैं: भावी भुगतान का आधार, मूल्य संचय का साधन और क्रय शक्ति का हस्तांतरण। भावी भुगतान का आधार, इसका क्या मतलब है? तो भावी भुगतान आधार का मतलब है, सुनिएगा ध्यान से, कि भावी भुगतान के आधार का यहाँ पर जो मतलब बता रखा है कि आप जो है मुद्रा का उपयोग फ्यूचर में पेमेंट करने में हम उसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने कोई भी आपने आज लोन ले लिया तो उसका भविष्य में कैलकुलेशन करके पेमेंट कर सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट इतना पेमेंट करना है। वो कहलाता है भावी भुगतान का आधार। ये तभी उसका मूल्यांकन संभव है जब हमारे पास मुद्रा प्रचलन में है। तो जैसे आर्थिक सौदे जिनका भुगतान भविष्य में किया जाना है, ऐसे भावी भुगतान, भावी का मतलब लग रहा है आगे फ्यूचर में, तो ऐसे आर्थिक सौदे जिनका भुगतान भविष्य में किया जाना है, मुद्रा ऐसे भावी भुगतान के लिए आधार प्रदान करती है। अर्थात भविष्य में उस वस्तु की कीमत का अनुमान लगा लिया जाता है कि उसकी इंटरेस्ट रेट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन फ्यूचर में हमें इतना पेमेंट करना है। अतः मुद्रा स्थगित भुगतान के आधार के रूप में भी कार्य करती है। जनता के विभिन्न प्रकार के ऋण जैसे गृह ऋण, ठीक है, शिक्षा ऋण, उद्यम ऋण आदि का लेन देन आसान हो जाता है। इसी प्रकार शेयर, डिवेंचर और प्रतिभूतियों के खरीदने और बेचने
भी मुद्रा के द्वारा सरल हो जाता है। तो मुद्रा एवं पूंजी बाजार का विकास संभव हो पाता है, जो एक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। सहायक कार्य में अगला देखो, मुद्रा मूल्य संचय का साधन। मुद्रा मूल्य संचय का साधन यानी मुद्रा के माध्यम से किसी ऐसी वस्तु जिसका टिकाऊपन कम है बेचकर उसके मूल्य को भविष्य के लिए संचित, मतलब ये मुद्रा मूल्य संचय का साधन का मतलब ये है कि मनी जो है मुद्रा मूल्य संचय का साधन, ठीक है। मुद्रा मूल्य संचय का मतलब मनी को हम किसी और फॉर्मेट में या जो है इन्वेस्ट करके उसको संचित कर सकते हैं। जैसे हमने गोल्ड खरीद लिया, चांदी खरीद ली, जमीन खरीद ली, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, संचय हो चुका है। जब भी हमें उसे वापस कैश में कन्वर्ट करना हो तो हम उनको सेल करके वापस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। मुद्रा के माध्यम से किसी ऐसी वस्तु जिसका टिकाऊपन कम है बेचकर उसके मूल्य को भविष्य के लिए संचित कर रखा जा सकता है। मुद्रा संचित तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है। मुद्रा द्वारा क्रय की गई जमीन, मकान, सोना, बॉन्ड इत्यादि के मुद्रा संचय किया जा सकता है। और कभी कभी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने पर लाभ या हानि भी हो सकती है, मतलब इनमें जो हमने इन्वेस्ट करके संचित कर रखा है ना, इनमें। अगला है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। क्रय शक्ति हस्तांतरण का मतलब है आप मुद्रा, किसी भी व्यक्ति को मुद्रा का भुगतान करके अपनी क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकते हो। वो आपके स्थान पर या आपके हिसाब से वह क्रय वगैरह कर सकता है। तो मुद्रा के द्वारा एक व्यक्ति अपने द्वारा संचित क्रय शक्ति को आसानी से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, ठीक है। नहीं, जैसे भुगतान करते हैं तो हमारे हिसाब से वो, या हम उसको जिस तरीके की बताते हैं कि इस प्रकार की वस्तु है, वो हमारे निर्देशानुसार खरीद सकता है। तो इस प्रकार मुद्रा क्रय शक्ति हस्तांतरण के साधन के रूप में भी कार्य करती है। एक व्यक्ति नगद रूप में मुद्रा दूसरे व्यक्ति को सौंपकर क्रय शक्ति का हस्तांतरण ही कर, जो बता रखा है, कर सकता है, ठीक है। तो